दोस्तों, मेरा नाम आशीष है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट 17 लेके आए हैं। टोटल इसमें 20 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। दूसरा कथन है इसको समस्त भारत से बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो दोनों। चलिए कथन पर वापस चलते हैं। कथन है 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो। देखिए, बम्बई मैनिफेस्टो जो है 21 उद्योगपतियों द्वारा जो है हस्ताक्षरित किया गया था। इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के जो प्रतिपादन थे उसका विरोधी था। तो इसलिए पहला कथन हमारा सही हो जाएगा और दूसरा कथन भी हमारा सही है, क्योंकि मैनिफेस्टो को बृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, इसलिए दूसरा कथन भी हमारा सही है। तो हमारा यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा, एक और दो दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? ठीक है, यहाँ पे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। मध्य प्रांत है, बिहार, पंजाब, मद्रास। तो देखिए दोस्तों, 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में, ठीक है, फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए थे, जिसमें जो कांग्रेस था, जो विभिन्न उसके प्रतिद्वंदी दल थे, उनको साफ करते हुए 5 प्रांतों में बहुमत सीट लेके आई। अब बहुमत में कौन कौन से प्रांत थे? जैसे कि मद्रास था। मद्रास में कांग्रेस ने 65% मत पाया है। ठीक है, 65% मत पाया है। इसमें 215 सीटों में से 215 टोटल सीट थी, अब 215 में से 159 सीट कांग्रेस को मिला। दूसरा है बिहार। जो बिहार है, बिहार में 75% मत पाया। तो 75% में यहाँ पे 152 सीट में से 98 सीट पर विजय हासिल की थी कांग्रेस ने। और तीसरा है मध्य प्रांत एवं बरार। जो मध्य प्रांत एवं बरार है, मध्य प्रांत एवं बरार, इसमें टोटल 61% मत पाया था। इसमें 112 सीटों में से 70 सीटें जो है कांग्रेस जीती थी। आगे जो संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत में 65% मत पाया है। इसमें 228 सीटों में से 134 सीटों पर विजय हासिल की थी। और लास्ट जो है उड़ीसा में 60% मत पाया है। इसमें 60 में से 60 सीटें थी टोटल, 60 सीटों में से 36 सीटों पर विजय हासिल की। इस तरह पांच ऐसे प्रांत थे, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई में 175 सीट में से बम्बई में सरकार बनाई थी। बम्बई में 175 सीटों में से 86 सीटों पर विजय हासिल की थी। असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल 3 ही ऐसे स्टेट थे, यानी कि 3 ही प्रांत थे जो सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई। वो है बंगाल, पंजाब और सिंध। ये 3 स्टेट में, यानी कि 3 प्रांत में कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। ठीक है, अब जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। वो 6 प्रांत क्या क्या हैं? मद्रास हैं, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई तथा उड़ीसा में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला है कांग्रेस को, तो मध्य प्रांत में मिला, बिहार में भी मिला है, मद्रास में मिला है। तो मैंने 3 स्टेट ऐसे बताए थे जिसमें उसको सबसे बड़ा दल नहीं बन पाया था। तो वो 3 स्टेट क्या हैं? एक बंगाल है, ठीक है, एक बंगाल है, दूसरा पंजाब है और तीसरा जो है वो सिंध है। तो ये तीनों में से देखिए कौन है? पंजाब। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंजाब। अगला देखिए तीसरा, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था
20 माह, 22 माह, 24 माह या फिर 28 माह। देखिए दोस्तों, जो 1937 में विधानमंडल में जो चुनाव हुआ था वो भारत शासन अधिनियम 1935 के उपरांत या उसके तहत ही हुआ था। इसमें 1937 में टोटल 5 ऐसे प्रांत थे जिसमें इसको पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन 6 प्रांत ऐसे थे जिसमें इन्होंने अपने मंत्रिमंडल गठित की थी कांग्रेस ने। वो 6 प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। ठीक है, बाद में चल के इन्होंने पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी मंत्रिमंडल बनाए थे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि कितने माह तक इनका कार्यकाल था। यहाँ पर ऑप्शन देखिए 20, 22, 24, 28। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा 28 माह। क्यों? क्योंकि 1937 में चुनाव जीते थे। अब उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ कि जो भारतीय थे इनकी स्वीकृति के बगैर, ठीक है, इनको शामिल कर लिया गया द्वितीय विश्व युद्ध में। ऐसे में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल थी वो 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को, ठीक है, 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को जितने कांग्रेस मंत्रिमंडल थे वो सभी त्याग पत्र दे दिए थे। ठीक है, इसलिए जो कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल है वो 28 माह तक चला था। अब कांग्रेसी जो थे, जैसे कांग्रेसी जो मंत्रिमंडल थे वो जैसे ही त्यागपत्र दिए तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो काफ़ी खुश हो गए, और खुशी होने के उपलक्ष्य में मुसलमानों से, सभी मुसलमानों से इस दिन के लिए, यानी कि 22 दिसंबर दिन शुक्रवार था उस टाइम 1939 को, मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। ठीक, इसलिए यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी होगा। 28 माह तक चला था। क्यों चला था? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिए थे भारतीयों को बिना आज्ञा, बिना स्वीकृति लिए, तो इसलिए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। अगला देखिए चौथा क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, 1942 में, 1946 में, 1947 में। इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसमें मैंने बताया था क्यों मनाया था, तो यहाँ पे 1939 हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो आपको जो है बैक करके वापस सुन लीजिएगा। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, तो सी आर दास, जे बी कृपलानी, एस सी बोस, जे एल नेहरू। तो जो हरिपुरा अधिवेशन था वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस। अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, हरिपुरा अधिवेशन में तो सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध चुने गए थे। हरिपुरा अधिवेशन जब हुआ था वो उस टाइम 1938 था। ठीक है, तो हरिपुरा में निर्विरोध चुने गए थे। हरिपुरा गुजरात में है। अब आगे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में, त्रिपुरी एमपी में है, त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा एक व्यक्ति थे पट्टाभी सीतारमैया। तो गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन इसमें भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। ऐसे में गांधी जी नाराज हो गए। ठीक है, जब गांधी जी नाराज हो गए, मतभेद हो गया, तो आगे चलकर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। तो त्याग पत्र जैसे ही दिया उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो सी से हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आप ऑल इंडिया स्टेटस पीपल्स जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें जो उनका कार्य था, ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों के जो राजनीतिक संघर्ष थे उनके साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को ब्रिटिश के सामने रखना था, तो इसलिए इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। अगला देखिए आठवां, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने। तो देखिए, जो भारतीय मुसलमानों के लिए जो पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था वो चौधरी रहमत अली, ठीक है, चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था। चौधरी रहमत अली उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और उन्होंने अपने एक पत्र में जो है
इसका मेंशन किया था, उस पत्र का नाम था नाउ और नेवर। ठीक है, नाउ और नेवर। नाउ और नेवर में इन्होंने पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? यहाँ पे प्रस्ताव रखा था, जबकि पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किए थे चौधरी रहमत अली। अब यहाँ पे प्रस्ताव किसने रखा था? पृथक मुस्लिम राज्य। अब यहाँ पर आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली फिर या फिर मोहम्मद इकबाल। तो देखिए, मोहम्मद इकबाल साहब थे, उन्होंने 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। यहाँ पर पाकिस्तान का तो डिमांड नहीं है, लेकिन एक पृथक मुस्लिम राज्य की मांग की थी। ठीक है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से वो पाकिस्तान ही था। अगला देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा 1940 में। ठीक है, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में अपने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। उसमें कहा गया कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्र को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। तो इसलिए मुस्लिम लीग द्वारा जब पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था 1940 में, और किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखिए, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942, 23 मार्च 1943। देखिए, आपको पता है कि 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्षता कर रहे थे और पाकिस्तान की मांग यानी कि पाकिस्तान का प्रस्ताव रखे थे। और आगे चलकर इसी तिथि को अपनी याद में मनाने के लिए 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 23 मार्च 1943। अगला देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर शौकत अली। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह थी वो विनोबा भावे ने शुरू किया था। क्यों शुरू किया था? देखो, जब अगस्त प्रस्ताव आया उसको पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया। तो अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। ऐसे में यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। किसकी? नैतिक विरोध की। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर लेना, नैतिक विरोध। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो 17 अक्टूबर 1940 को हुई, ध्यान रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 को। और जो अगस्त प्रस्ताव आया था वो भी 1940 को आया था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। जो प्रथम सत्याग्रही थे व्यक्तिगत वो विनोबा भावे थे और जवाहरलाल नेहरू द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला देखिए, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किए थे वो महात्मा गांधी थे, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलकर विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, अगला देखिए, 1942 के क्रिप्स का एक महत्वपूर्ण पहलू था, भारत को किसी भी कोटि की स्वायत्तता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। और जो तीसरा है, विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता और प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी भारतीय लोगों, समुदायों तथा राजनीतिक दलों का ब्रिटेन के युद्ध में भाग तथा सहयोग। और डी है, संपूर्ण भारत संघ के लिए एक ही संविधान की संरचना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का ना होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान मान्य होगा। देखिए, जो क्रिप्स प्रस्ताव है क्यों आया था? क्रिप्स प्रस्ताव वैसे 1942 में आया था,
ये क्रिप्स प्रस्ताव क्यों आया था? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की शक्ति बढ़ती हुई गई। अब उसको देखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय थे, जैसे अमेरिका हो गया यानी कि यूएसए, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को आज़ाद करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव बनाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से बात करने के लिए मार्च 1942 को, ठीक है, मार्च 1942 को भारत आया। किस लिए आया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की शक्ति बढ़ती गई। जापान की शक्ति को बढ़ते हुए देखते हुए जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय थे, जैसे जापान, अमेरिका हो गया, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि भैया आप तो इंडिया को आज़ाद कर दो। तो इस पर बात करने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत आया। कब आया? मार्च 1942 में। तो इस मिशन ने एक प्रस्ताव पेश किया। अब वो क्या था कि युद्ध के बाद भारत को हम डोमिनियन राज्य का दर्जा दे देंगे, ठीक है, यानी कि युद्ध होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। यहाँ पे बता रहे कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं करेंगे। यहाँ एक शब्द जोड़ दिया, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। आगे दूसरा इन्होंने कहा कि भारतीयों को अपना संविधान निर्माण करने का अधिकार दिया जाएगा। अब भैया जब आप डोमिनियन ही दे रहे हो तो हम संविधान निर्माण करके क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, किसी बाहरी सत्ता का अधीन नहीं होगी। तो आगे भी कह दिया कि आप भारतीय जो हैं वो अपना संविधान निर्माण कर सकते हैं, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को निर्वाचित सदस्य और देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन्होंने तीसरी बात बताई कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने बताया अपने मिशन में कि भैया ब्रिटिश भारत का यदि कोई प्रांत हो और अगर चाहता कि नया संविधान स्वीकार नहीं करे तो उसे जो वर्तमान संवैधानिक स्थिति चल रही थी उसी को बनाए रखने का अधिकार होगा। अगला बताएं कि नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। आगे इन्होंने कहा युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन जो रक्षा मंत्रालय होगा वो ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। तो आगे महात्मा गांधी ने कहा कि भैया ये पोस्ट डेटेड चेक है, यानी कि उत्तर तिथि चेक है, ठीक है। अब क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनेंट पद प्रदान करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगला देखिए 15वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव में प्रावधान सम्मिलित हैं। भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए उपर्युक्त कथनों में से कौन से या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब देखिए आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन बताया था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं, भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए थे, तो इसलिए जो पहला कथन है वो आराम से गलत हो जाएगा। दूसरा है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना की जाएगी, बिल्कुल किया जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भैया युद्ध के बाद भारतीय अपना जो है संविधान निर्माण करने का अधिकार रखेगी और हम संविधान निर्मात्री परिषद बना के जो है संविधान निर्माण कर सकते हैं, इसलिए जो दूसरा कथन है वो सही हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दो। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी किदवई। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो आधिकारिक वार्ताकार थे कांग्रेस के क्रिप्स मिशन के साथ वो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद थे, इसलिए ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। मैंने अभी पिछले ही क्वेश्चन बताया था, वहाँ से आप पुनः बैक करके आप वीडियो को बैक करके आप सुन सकते हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? लॉर्ड जेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो इसमें आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए उनको राजनीतिक फिरौती कहा। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे ज़्यादा लंबा था। इनका कार्यकाल था 1936 से 1944।
ठीक है। अब जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था वो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, इसलिए ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942। देखिए आपको बता दें हम कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है पहले तो 7 अगस्त 1942 को 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन की बात 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। अब आगे 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन आरंभ करते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी के साथ साथ जो भी बड़े बड़े नेता थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रख दिया गया। 1942 के आंदोलन सर्वाधिक प्रभाव रहा वो बम्बई में रहा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें जरूर थी। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय था वो लॉर्ड लिनलिथगो था, लेकिन यहाँ प्रधान सेनापति की बात कर रहा है। जो प्रधान सेनापति था वो लॉर्ड बेवल था। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड बेवल। ठीक, अब आगे चल के ये 1943 से 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहे, लेकिन उससे पहले 1942 में ये प्रधान सेनापति रहे थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? साबरमती, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास। तो भारत छोड़ो आंदोलन वो बम्बई से शुरू हुआ था, बम्बई में ग्वालियर टैंक, ठीक है, ग्वालियर टैंक। 7 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, इसमें वर्धा प्रस्ताव पेश किया गया था। तो वर्धा प्रस्ताव जो पेश हुआ था थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को इसको स्वीकार कर लिया गया, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बम्बई। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।